अस्सलाम वालेकुम क्लास। जब तक दूसरे लोग नहीं आते, कोई क्वेश्चन आप लोगों ने करना है या कोई और चीज़ पूछनी है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद 5 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी सब लोग ज्वाइन कर लें तो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। If you want to discuss anything or there is any query, you can ask. सर ये जो पेपर है उसकी गाइडलाइन देते हैं। पेपर चले, मैं वो नोट कर लिया मैंने। जब मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर लेंगे ना तो मैं आपको उसका बता देता हूँ। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? नो सर, कोई नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर लेक्चर, लास्ट लेक्चर मेरे ख्याल में अभी तक अपलोड नहीं हुआ वो, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब देखा था अभी तो शायद मैं कह रहा था कि अपलोड हो जाता ताकि हम उसको भी देख सकते। लास्ट लेक्चर कौन सा था? लेक्चर तो मैं साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ सारे। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग सर। जी, उसका तो अपलोड उसी वक्त कर दिया था मैंने। अच्छा सॉरी, फिर मुझे किसी की क्वेरी भी नहीं आई। वैसे मैं भी दोबारा चेक कर लूँगा आफ्टर द क्लास, लेकिन ये कि वो मैं साथ साथ वो कर लेता हूँ। इसकी वो जो स्लाइड्स थी वो सेम थी जो इससे पहले वो थी, वो तो मैंने शेयर की थी। आई थिंक इसमें दोबारा भी मैंने शेयर की थी, और रिकॉर्डिंग जो है दैट वाज आल्सो शेयर्ड। जी ठीक है सर, मैं रिकन्फर्म कर लेता हूँ, मैं देख आप रिकन्फर्म कर लें, अगर नहीं होगा तो मैं दोबारा देख लूँगा। ओके, आई थिंक 10 मिनट ऊपर हो गए हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। एक तो पेपर का आपने पूछा था क्वेश्चन, जो फाइनल पेपर है दैट विल बी अगेन टेक होम। जिस तरीके से हमारा वो था, मिड टर्म तो खैर आपका नहीं हुआ था, लेकिन कुछ असाइनमेंट्स वगैरह जो मैंने आपको दी थी वो उसी तरह का आपका मिड टर्म होगा। 20 सॉरी फाइनल टर्म होगा, और फाइनल टर्म आपका तकरीबन जो इसकी वेटेज होगी दैट विल बी 40 मार्क्स का पेपर होगा। 20 मार्क्स की इसकी वेटेज होगी। देयर विल बी 4 क्वेश्चंस, 10 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। लेकिन ये क्वेश्चंस जो है थोड़े से प्रैक्टिकल टाइप के होंगे, जिस तरीके से आपने कुछ एक आधा असाइनमेंट भी देखी थी, उसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो उसमें आपको इनिशियली जो है 3 आवर्स मिलेंगे, दैट विल बी 3 आवर्स पेपर। अगर आप 3 आवर्स में सबमिट नहीं करवा सकते तो उसका मैक्सिमम टाइम जो होगा वो 6 आवर्स होगा। 6 आवर्स तक आप सबमिट करवा सकते हैं, वही मोहल्लम में आपने इसको अपलोड करना होगा। और वैसे उसके 6 आवर्स में भी जो लोग सबमिट नहीं करवाते, अगर 6 आवर्स के बाद सबमिट करवाते हैं तो दैट विल बी कंसीडर द लेट सबमिशन। जो रिमोट एरियाज में कुछ लोग हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का इशू होता है या कोई इंटरनेट का इशू होता है, तो आफ्टर द 6 आवर्स यू कैन आल्सो सबमिट योर पेपर। और लेकिन 24 आवर्स इसका मैक्सिमम टाइम होगा, उसके बाद तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, 3 आवर्स इसका मेन जो पेपर होगा, यानी यू कैन कंप्लीट इन 3 आवर्स। 6 आवर्स तक दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड लेट सबमिशन। 6 आवर्स के बाद जो सबमिट करवाएगा दैट विल बी कंसीडर्ड लेट सबमिशन, और उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत पेनल्टी लगे। और फाइनल जो इसका सबमिशन, जो आपकी सबमिशन हो सकेगी, दैट विल बी अप टू 24 आवर्स। आफ्टर द 24 आवर्स इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, वो आपको वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। और इसमें जो क्योंकि ओपन बुक पेपर है, यू कैन सी योर बुक्स और बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें प्लेजरिज्म जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें प्लेजराइज जो पेपर्स होंगे वो दैट में बी कैंसल्ड, वो स्ट्रेट वे कैंसिल हो जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा प्लेजरिज्म हुई। अगर एक कम लेवल की प्लेजरिज्म हुई तो उसकी आपके सक्सेस हो सकता है नेगेटिव मार्किंग हो उसमें। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैं आपको थोड़े से बता दूंगा। और ओपन बुक जो पेपर है दैट समटाइम मेरे ख्याल में तो थोड़ा सा मुश्किल होता है आपके लिए। थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल आपने सिनारियों में डालना, और वो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। नोट्स पर अपने पास रखें बेशक।
जी क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? जी यस सर, ये काफी क्लियर हो गया। जी तला आप बताएं कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर वो सर मैंने ये पूछना था कि मुझे ये समझ नहीं लग रही कि जिस तरह पेपर ओपन बुक है तो जब हम उसकी तैयारी कर रहे हैं तो स्लाइड्स को फोकस करेंगे कि जो टेक्स्ट बुक है उसको ज़्यादा फोकस करेंगे? किसी चीज़ को भी फोकस कर सकते हैं आप, स्लाइड्स को भी फोकस करें, टेक्स्ट बुक को भी फोकस करेंगे, आप नेट से भी देख सकते हैं, आपको कोई पाबंदी नहीं है, कहीं से भी आप देख सकते हैं, लेकिन प्लेजराइज्ड नहीं होनी चाहिए। आप लोग ज़ाहिर है रिसर्च के स्टूडेंट्स, आपको तो आइडिया है प्लेजरिज्म का, व्हाट इज द प्लेजरिज्म। अगर नहीं आइडिया क्या होती है प्लेजरिज्म, तो उसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि हाउ यू कैन लीगली उसको हम किसी से देते हैं, रेफरेंस किसी से देते हैं, तो यू कैन कंसल्ट एवरीथिंग। और जाहिर है जो ओपन बुक पेपर होता है वो सिंपल पेपर नहीं होगा, थोड़ा सा आपको वर्किंग करनी पड़ेगी और प्रैक्टिकल सिनारियो उसका बनाना पड़ेगा। आपकी ग्रेडिंग सारी किसी सिनारियो पे डिपेंड करेगी, बट इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यू कैन कंसल्ट योर स्लाइड्स, बुक के जो चैप्टर्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं वो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप इंटरनेट से जनरली भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम एक वर्ड फॉर्मेट में मतलब पेपर लिखेंगे वो सबमिट करेंगे, हैंड रिटन सबमिशन से वो अलाउ नहीं आप होगा? वर्ड फॉर्मेट में ही सबमिट करवाएंगे, लेकिन हैंड रिटन सबमिशन विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल। उसका तरीका ये होगा कि आप उसको कुछ लोगों को क्योंकि टाइपिंग की प्रॉब्लम होती है, तो ये रिफा ने आपको अलाउ किया है, यू कैन आल्सो सबमिट दी हैंड रिटन पेपर। उसका तरीका ये होगा कि जिस तरीके से आप नॉर्मल पेपर करते हैं, आप अपने लिख लें, उसको अपने रजिस्टर में लिख लें या अपने पेपर्स पे लिख लें, उसके बाद उसको फिर आप पिक्चर लें और पिक्चर लेके उसको पेस्ट करें वन बाय वन इन सम वर्ड फाइल में उसको पेस्ट करेंगे, एक ही तक वर्ड फाइल बन जाए, उसको अपने नाम से अपने सैप नंबर से सेव करें और वो फिर आपने अपलोड कर देनी है मोलम में। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट मैं अगेन आपको बता दूं कि मोलम में अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की मैं असाइनमेंट चेक कर रहा था, उसमें अक्सर लोगों ने मुझे ईमेल की है, मैं वैसे उसे सब तो कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करें कि जो भी असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट्स है, उसको मोलम में अपलोड जरूर करें, क्योंकि रिफा जब इसको फाइनल आपका वो करेगा, इसका ऑडिट करेगा, ये सब देखेगा, तो उसमें आपकी उसमें मोलम में फाइल्स होना ज़रूरी होती हैं। और अभी के और लोग ज्वाइन करते हैं तो कुछ लोगों की मेरे पास प्रेजेंटेशन नहीं आई, वो भी मैं बता देता हूँ। आपके तकरीबन असाइनमेंट चेक हो गई है, सेकंड असाइनमेंट भी, आज उसको मैं वाइंड अप करके इंशाल्लाह आपके मार्क्स आपको शेयर कर दूंगा असाइनमेंट नंबर सेकंड के भी। सर ये जो फाइनल है इसलिए थोड़ा सा कोर्स अगर आप रिड्यूस कर दें क्योंकि यस सर, कोर्स बहुत ज्यादा है, कोर्स थोड़ा सा रिड्यूस कर दें काइंडली। कोर्स रिड्यूस करने का ये है ही ओपन बुक पेपर। सर ओपन बुक तो है बट इट इज क्वाइट टफ कि मतलब इतना ज्यादा मैनेज हो, तो थोड़ा सा सर लास्ट टाइम भी इसीलिए प्रॉब्लम हुई थी कि सब स्लाइड्स और सब लेक्चर्स कवर नहीं हो सके थे। चलें ठीक है, मैं थोड़ा सा सिलेबस कम कर दूंगा, इम्पोर्टेंट ही बता दो सर। ठीक है, मैं आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बता दूंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। वेलकम, लेकिन उसके लिए तैयारी आपने अच्छे तरीके से करनी है। और आज हम जो आज के लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जनरल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये एक बुक से मैंने चैप्टर लिया है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम जनरल सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है दैट इज अगेन अ वास्ट टॉपिक, और जो प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो हमारा टाइटल था उसमें मैंने कोशिश की कि हम जो इसकी मेन चीज़ें हैं वो हम कवर करें। लाइक इसका मेन पोर्शन जो हमने कवर की है, प्रोजेक्ट प्लानिंग किस तरीके से हम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, और इसमें लीडरशिप को हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया, ह्यूमन रिसोर्स एनवायरनमेंट को हमने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स एनवायरनमेंट, और बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का अलग से हमने चैप्टर लिया, तो इसके सारे फंक्शन हमने उस तरीके से बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किए। तो आज के चैप्टर में हम इसकी जनरल सी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो मेन चीज़ें जो कवर होती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें कवर होते हैं, दैट विल बी अ सॉर्ट ऑफ जनरल लेक्चर अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ताकि आपको अगर डिटेल में ना भी डिस्कस किया हो तो इसकी जो मेन चीज़ें हैं वो हम आपको पता होनी चाहिए। इसमें आज के लेक्चर में भी हम जो 30% 40% जो पोर्शन है दैट हैज बीन डिस्कस्ड ऑलरेडी इन द प्रीवियस चैप्टर्स, लेकिन क्योंकि एक जनरल सा चैप्टर है तो मैं चाह रहा था कि इसको मैं एक रिव्यू कर दूं आपको ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। देयर मे बी अ क्विज आल्सो,
हो सकता है आज ही क्विज हो जाए, सरप्राइज क्विज आफ्टर दिस लेक्चर। इसमें जो जो चीजें हों साथ साथ आपने डिस्कस करनी है और पूछते जाना है। सर प्लीज आज क्विज ना रखें। क्यों आज क्यों ना हो? सर नेक्स्ट क्लास में प्लीज ले लें क्विज। चलिए देखते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, डिस्कस कर लेते हैं। क्लास एक तो आप लोग अपने माइक्स जो है ना ऑफ कर दें, ताकि मैं क्वेश्चन भी ले सकूं और डिस्ट्रैक्शन वगैरह ना हो। Okay, the title of our today's topic is staffing and human resource management. Staffing में हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू इसमें रिक्रूटमेंट किस तरीके से हम रिक्रूट करते हैं, सिलेक्शन हायरिंग का प्रोसेस किस तरीके से करते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाउ टू प्लेस द डिफरेंट एम्प्लॉइज एट द डिफरेंट पोजीशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, and defining the intentional structure of roles of the different people, of the different employees within the organization. All these things are being covered in the staffing. और human resource management तो दायरा different functions हैं जो हम cover करते हैं। इसमें staffing is one of the function of the human resource management, of course. So इसमें हम डिस्कस करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन का। आई विल शो यू सम सैंपल्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन कि हम किसी कैसे इसको बनाते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन को। लेआउट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्लान किसी कैसे हम करते हैं, showing how we would recruit the needed employees, then show what the manager is doing right and wrong in interviewing the candidates and how to remedy the situation. Interviews क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। और एक आप लोगों ने चीज़ बेशक मुझे एंड में याद करवा देनी है, मेरे जहन से ना निकल जाए, अबाउट योर प्रेजेंटेशंस। कुछ प्रेजेंटेशंस आप लोगों की मैंने देखी हैं जो आप रिगार्डिंग योर असाइनमेंट नंबर 2, एंड बिकॉज प्रेजेंटेशन आप लोगों ने अपने फाइनल प्रोजेक्ट की भी करनी है जो आप लोगों को मैंने असाइन किया हुआ है, उसमें मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि आपको मैं प्रेजेंटेशन स्टाइल्स के बारे में थोड़ा सा बताऊँ कि हाउ टू गिव द गुड प्रेजेंटेशन, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ताकि आप लोगों का वो ग्रेड जो है बेहतर हो सके इन दी फाइनल जो आपके प्रोजेक्ट्स है उसकी, और यू कैन डू द प्रेजेंटेशन इज अ बेटर वे फॉर योर प्रोजेक्ट्स। इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। Then show what the manager is doing right and wrong in training employees and how to remedy the situation. Training में क्या issues होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। What is the difference between training and development? इसको अगर हमने डिस्कस नहीं किया तो इसको भी फर्दर हम इसमें डिस्कस करेंगे। Show what the manager is doing right and wrong in disciplining the employees and how to remedy the situation. Explain what the manager is doing, what is contrary to the federal equal employment laws. इसको डिस्कस करेंगे। Now, human resource management, as you know, that it is the management function devoted to acquiring, training, appraising, and compensating employees. So all these जो आपके different functions हैं, and most importantly इसके different functions हैं, इसमें आपकी human resource environment का analyze करना, human resource planning, defining about the demand and the supply of the human resource within the organizations, then आपकी training and development, appraising, orientation, compensating the employees, leadership. All these are the different staffing, all these are the different functions of the human resource management. Then today जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं human resource management को, तो हम जनरल human resource management को डिस्कस नहीं कर रहे होते, हम डिस्कस कर रहे होते हैं strategic human resource management. Strategy को I think हमने डिटेल में डिस्कस किया। Strategic जो environment है उसको हमने डिस्कस किया। Strategic analysis is also important. कुछ चैप्टर्स आपको साथ में शेयर भी किए थे। तो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं इट इज द लिंकेज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन विद द कंपनी स्ट्रेटजीज टू अकम्प्लिश दैट स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी जो है उसको विल हैव टू लिंक द ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी, दैट इज द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नाउ इसका जो पर्पस होता है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कि वी डोंट वांट टू सी द थिंग्स और वी डोंट वांट टू perform the functions of the human resource management for the short term, but we should have a long term vision. जो आपका human resource manager होता है या जो project manager होता है, there should be a long term vision before the strategic manager or the strategic human resource manager, project manager, long term vision. Now long term vision के लिए it is very important कि you'll have to
you'll have a sort of synergy between the strategies and the vision, mission of the organization along with the human resource management function. That is very important. और इसी फंक्शन को जो हम इस लिंकेज को जनरली हम डिस्कस करते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक फिट. स्ट्रेटेजिक फिट, इसको बेशक नोट डाउन कर लें आप. स्ट्रेटेजिक फिट. So strategic fit का मतलब ये होता है कि you'll have to have create a sort of synergy between the different human resource functions and with the different other organizational entities like vision, mission, policies, rules. You will have a sort of harmony or we have a sort of a synergy between all of these functions. अगर ये होगा तो उसको हम कहेंगे that is the strategic human resource management. और इसके लिए जैसे डिस्कस हमने किया कि इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं इसको लिखा है स्ट्रेटेजिक फिट. स्ट्रेटेजिक फिट फर्दर दो तरह का होता है. एक होता है हॉरिजॉन्टल फिट और एक होता है वर्टिकल फिट. वन इज द हॉरिजॉन्टल फिट, द अदर वन इज द वर्टिकल फिट. नो हॉरिजॉन्टल फिट जो होता है उसमें ये हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि आपके जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं एट द हॉरिजॉन्टल लेवल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और विद इन द प्रोजेक्ट्स. लाइक आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन है, मार्केटिंग फंक्शंस हैं, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, ऑडिट डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट. सो ऑल द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स शुड हैव अ सॉर्ट ऑफ हार्मनी विद ईच अदर. There should not be a sort of strategies which are in conflict with each other. अगर उनके आपस में conflict होगा, it means this जो synergy है that is not there और वो जो harmony है that is not there. So there should be harmony. इसका मतलब ये है कि जब भी हम human resource management की कोई strategy बनाएंगे या इसके बारे में कोई पॉलिसी बना रहे होंगे तो we will have to take in mind all the other functions of the projects कि इसका जो है किसी दूसरे फंक्शन के साथ कोई आपका क्लैश ना हो, कोई कंफ्लिक्ट ना हो. ऐसा ना हो कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ी अच्छी पॉलिसी होती है that may have a sort of conflict with the overall organizational mission or with the quality control department or with the other function. It means that will not be the true strategic human resource management. इसको हम कहते हैं horizontal fit, to create a sort of harmony or to create a sort of synergy at the horizontal level among the different departments along with the human resource management department. So this is known as horizontal fit. The other one is the जो हम कहते हैं that is the vertical fit. Vertical fit का मतलब ये होता है कि vertically हमने उसको देखना होता है, synergy को create करना होता है या vertically उसमें harmony create करनी होती है. Vertically means कि आपका human resource management जो policies हैं that should be in line with the overall organizational mission, with the overall organizational vision, with the overall organizational policies and rules. इसको हम कहते हैं that is the vertical fit. तो क्लास हॉरिजॉन्टल इसको हमने डिस्कस किया स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन, व्हाट इज मेंट बाय द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दैट देयर शुड बी अ सॉर्ट ऑफ सिनर्जी among the different functions of the projects and departments. And इसमें strategic fit, इसको हम कहते हैं strategic fit. और strategic fit can be of horizontal fit भी हो सकती है और vertical fit भी हो सकती है. तो ये हमने क्रिएट करनी होती है इसमें strategic human resource management. तो बेसिक जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस है, अगर इसको थोड़ा सा वेरी बेसिकली हम डिस्कस करें तो इसमें डिफरेंट जो स्टेप्स होते हैं रिगार्डिंग दी इसमें जो आपके स्लाइड में डिस्कस किया हुआ है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस ऑथर की बुक है उसने जो डिफाइन किया, डेवलप द पर्सनल प्लान्स एंड जॉब डिस्क्रिप्शंस. पर्सनल प्लान्स को हमने प्लानिंग लाइक हमने डिस्कस किया डिटेल में कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्टिंग एंड सप्लाई. उसके हमने क्वांटिटेटिव मेथड्स भी डिस्कस किए डिटेल में, क्वालिटेटिव मेथड्स भी डिस्कस किए. जॉब डिस्क्रिप्शन को जनरली हमने डिस्कस किया कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो होती है दैट इंक्लूड्स ऑल द ड्यूटीज एंड द रिस्पांसिबिलिटीज, वर्किंग कंडीशंस, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब. तो आफ्टर डिफाइनिंग जो ये पहला स्टेप होता है कि हम अपनी प्लान करते हैं अबाउट दी पर्सनल एंड अबाउट दी ह्यूमन रिसोर्स एंड वी प्रिपेयर दी ह्यूमन रिसोर्स डिस्क्रिप्शंस. ओके, आपने क्वेश्चन एक वर्टिकल फिट के बारे में पूछ रहे हैं क्वेश्चन. मैं दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ. वन इज दी हॉरिजॉन्टल फिट, द अदर वन इज दी वर्टिकल फिट. वर्टिकल फिट का मतलब ये होता है कि आपका वर्टिकली जो है ना वो आपकी हार्मोनी होनी चाहिए विद इन दी प्रोजेक्ट्स, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन.
वर्टिकल मींस लाइक एक टॉप मोस्ट पे आपका ऑर्गेनाइजेशनल विजन होता है ना, मिशन होता है टॉप मोस्ट पे, देन आपके हॉरिजॉन्टल डिपार्टमेंट्स, देन लोअरली हम थोड़ा सा जाएं तो इसमें वर्टिकली अगर हम डिस्कस करें तो उसकी पॉलिसीज, रूल्स, स्ट्रेटजी, प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स, इसको हमने डिस्कस भी किया था इन द वेरी फर्स्ट क्लास। वर्टिकल फिट का मतलब ये होता है कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिस्कस कर रहा हूँ कि आपका वर्टिकली वो हार्मोनी होनी चाहिए और उसमें किसी किस्म का कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। नाउ अगर हम ह्यूमन रिसोर्स कोई पॉलिसी ऐसी बनाते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ी अच्छी पॉलिसी हो, बट दैट मे हैव विद द फाइनेंस, अब उसका कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कंफ्लिक्ट हो, तो इट मींस कि वर्टिकल फिट उसमें नहीं होगा। इसको हम कहते हैं नहीं सॉरी दैट विल बी द हॉरिजॉन्टल फिट। अगर उसका ऑर्गेनाइजेशनल विजन के साथ कंफ्लिक्ट हो या किसी मिशन के साथ या पॉलिसीज के साथ कंफ्लिक्ट हो, तो दैट विल बी नोन एज द वर्टिकल फिट। ये वर्टिकल फिट क्लियर हुआ या भी दोबारा मैं बता दूं एग्जांपल? क्लियर हो गया सब बात का क्वेश्चन था क्लियर हो गया इस बात आपको? यस सर, थैंक यू। इसके बाद आफ्टर डिफाइनिंग अबाउट द जॉब डिस्क्रिप्शंस वी प्रिपेयर रिक्रूटमेंट हम करते हैं। रिक्रूटमेंट क्या होती है हमने डिस्कस किया था। व्हाट इज द रिक्रूटमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड हायरिंग? एनीवन फ्रॉम द क्लास? सर जी जी सर रिक्रूटमेंट आई गेस इज परमानेंट सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉय, मतलब अगर हम परमानेंटली किसी को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो करते हैं तो दैट इज द रिक्रूटमेंट, और हायरिंग इज फॉर टेम्पररी पर्पस। ओके नहीं ऐसा नहीं। वो एनीवन एल्स? Anyone else? What is recruitment? रिक्रूटमेंट आई थिंक सर जब वो कोई स्पेसिफिक पर्सन को हायर करते हैं किसी खास टास्क के लिए। हायरिंग आई थिंक जब आप जनरली एक उसको एडवर्टाइज करके और एक पूरे प्रोसेस के थ्रू। No. Anyone else? असेसमेंट करते हैं सर। नहीं बेसिक चीजें देखें। अब आप लोग जो असेसमेंट करते हैं किसी मास्टर, आप लोग एमफिल कर रहे हैं इन दी प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये बेसिक चीजें जो है ना ये आपको पता होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई इंक्लूड दिस चैप्टर जिसमें हम बेसिक चीजें थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। रिक्रूटमेंट, हायरिंग और सिलेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट देयर इज अ जनरल परसेप्शन अबाउट जो आप लोग बता रहे हैं वही हमारे ज़हन में आता है जनरली जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं हायरिंग और सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है अट्रैक्टिंग द पूल ऑफ कैंडिडेट्स टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। जो अट्रैक्शन वाला पार्ट होता है दैट इज द पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग एंड सिलेक्शन। जो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द एम्प्लॉयज, जो आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयज हैं टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ उसमें कौन सा पार्ट होगा, लाइक जिसे हम एडवर्टाइज करते हैं, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट वाला पार्ट होगा दैट इज द पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट। ताकि जो लोग आपको उसमें करेंगे तो पोटेंशियल कैंडिडेट्स फिर आपको उसमें अप्लाई करेंगे। आप जॉब पोस्टिंग करते हैं, विजिट कर सकते हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं। तो ये पार्ट है इसको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। ठीक है, इसके बाद आफ्टर द रिक्रूटमेंट जब आप सब लोग अप्लाई कर देते हैं तो फिर हायरिंग का पार्ट स्टार्ट होता है और सिलेक्शन हम फाइनल की सिलेक्शन करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है बिटवीन द रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग एंड सिलेक्शन। आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू ऑल। ये क्लियर हुआ व्हाट इज रिक्रूटमेंट? Yes, sir. ओके, आफ्टर द रिक्रूटमेंट देन हम इंटरव्यू करते हैं और सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस होता है। उसको किसी किस्म से स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग के बाद उसकी बाकी चीज़ें क्वालिफिकेशन चेक करते हैं, कोई टेस्ट वगैरह ले सकते हैं और फाइनली फिर आफ्टर इंटरव्यूइंग जो है हम फाइनल एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करते हैं। तो दैट इज अगेन अ फॉर्मल प्रोसेस थ्रू व्हिच द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। उसके बाद जब आप हायर कर लेते हैं तो विल हैव टू ट्रेन द एम्प्लॉइज। उसकी एक ओरिएंटेशन होती है, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन जिसको हम कहते हैं। ओरिएंटेशन में हम एम्प्लॉइज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं, उसकी कल्चर वैल्यूज के बारे में बताते हैं। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो होता है या वैल्यूज नॉर्म्स बिलीव्स जो होती हैं ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो उसकी एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ओरिएंटेशन सेक्शन रखती है अपने एम्प्लॉयज के लिए, जिसमें उसको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का बताते हैं। उसमें बताते हैं, डिस्कस करते हैं कि हाउ द डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन,
how the different work is being performed in that particular organization, उसके बारे में इसको बताते हैं. So that is the part of that employee orientation. So if required, we also provide the training to the employees. उसको ट्रेनिंग देते हैं और आफ्टर उसके बाद उसका नॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. बट इट डजंट मीन कि हम सिर्फ न्यूली इंडक्टेड एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं, हम अपने करंट एम्प्लॉयज को भी ट्रेनिंग दे देते हैं. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है दैट इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ अगेन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है उसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आ जाती है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है? आई थिंक इसको हमने डिस्कस किया था कि नहीं किया था. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? सर ट्रेनिंग मीन जस्ट एजुकेशन, लाइक हमें एजुकेट करना है स्टाफ को, जबकि डेवलपमेंट का ताल्लुक इसका ग्रोथ से होता है. जी, anyone else, what is the difference between training and development? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है? सर ट्रेनिंग में मतलब हम कोई स्किल्स डेवलप करते हैं और इन डेवलपमेंट हम ओवरऑल ग्रोथ जो है एम्प्लॉय की उसको देखते हैं. जी, और एनीवन एल्स? ट्रेनिंग में हम एम्प्लॉयर्स को उनके लिए उनकी स्किल्स के लिए हम उनको ट्रेन कर रहे होते हैं, जबकि डेवलपमेंट जो होता है वो हम उनकी ग्रोथ देख रहे होते हैं. और ट्रेनिंग में हम ये भी देख रहे होते हैं कि एम्प्लॉयज मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनको हमें कैसे ट्रेन करना है. और ट्रेनिंग जो होती है वो एक टाइम पीरियड्स, उनका टाइम पीरियड होता है लिमिटेड होता है. डेवलपमेंट जो होती है वो लॉन्ग टर्म प्लान होता है, लाइक वो एम्प्लॉय से रिलेटेड उनकी ग्रोथ के ऊपर होता है, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर होता है. गोल ओरिएंटेड और कैरियर ओरिएंटेड अप्रोच भी होती है. ओके, ठीक है. तो ठीक बताया आपने. सर एक कंफ्यूजन ये है कि ट्रेनिंग में तो आप न्यू स्किल्स को नहीं पॉलिश कर रहे होते, मतलब आप उसकी उस चीज की ट्रेनिंग लेते हैं ना जो स्किल आपके पास पहले नहीं है. जी. ओके, ये मैं तो सर वो फिर जी जनरली जो हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को साथ साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, जो भी आप डिपार्टमेंट होगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो टेक्निकली. अब देखें जनरली जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं, अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन नहीं की हुई तो वो उसके लिए तो हम कहते हैं दैट इज द सेम थिंग. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑलमोस्ट द सेम थिंग जो आप लोग बता रहे हैं. लेकिन इसमें टेक्निकली देयर इज अ डिफरेंस. अब आप उनकी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं तो यू शुड नो अबाउट द टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो टेक्निकल थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि ट्रेनिंग जो होती है जब हम देते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो इसका मतलब ये होता है वी वांट टू ट्रेन द एम्प्लॉइज इन ऑर्डर टू डू द करंट जॉब इन अ बेटर वे. यानी आफ्टर द ट्रेनिंग जो एम्प्लॉइज होते हैं वो अपनी वही जॉब करेगा जो पहले जॉब कर रहा था, बट ही विल बी एबल टू डू दैट करंट जॉब इन अ बेटर वे. दैट इज द ट्रेनिंग. नाउ डेवलपमेंट जो होती है उसमें ये होता है कि विल हैव टू गिव द हायर रिस्पांसिबिलिटीज. जिस तरीके से अभी किसी स्टूडेंट ने बताया कि हम उसके डेवलपमेंट पर्पस के लिए उसको कोई हायर स्किल बताना चाह रहे होते हैं, यानी उसको हायर पोजीशन देना चाह रहे होते हैं आफ्टर दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग. दैट विल बी टेक्निकली कॉल्ड एज डेवलपमेंट. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? ट्रेनिंग जो है हम करंट एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉइज को देते हैं ताकि वो अपनी जो करंट जॉब अभी कर रहा है आफ्टर डूइंग द ट्रेनिंग ही विल डू दैट पर्टिकुलर जॉब इन अ बेटर वे. बट आफ्टर द डेवलपमेंट जो है, जब डेवलपमेंट दी हो जाए वही स्किल उसी तरह की ट्रेनिंग होती है, लेकिन आफ्टर दैट सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग हम उस एम्प्लॉय को किसी हायर पोजीशन पे अपॉइंट करते हैं आफ्टर दैट ट्रेनिंग. उसको हम टेक्निकली कहेंगे दैट इज द डेवलपमेंट. तो कैरियर अभी जो किसने बताया, अगर कैरियर इंप्रूवमेंट के लिए दैट मे बी लिंक्ड विद दैट आल्सो. So this is the difference between training and development. जी, क्लियर हुआ सबको? What is the difference between training and development? Yes sir. Otherwise जो है उसमें सब चीजें Yes sir, clear. ओके. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ये और इस इसमें जी बता पूछें क्या पूछ रही हैं आप? सर ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सर ये जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होती है ये सिर्फ और सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ की नहीं उन एम्प्लॉयज़ की नहीं होती जिनके पास स्किल्स होती है, उनको भी कैटर कर रही होती है जिनके पास स्किल्स नहीं होती हैं. जी, दोनों चीजें हम कर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों पार्ट्स वही होते हैं. लेकिन मैं आपको डिफरेंस बता रहा था कि टेक्निकल डिफरेंस क्या होता है कि आफ्टर डूइंग दैट ट्रेनिंग या आफ्टर लर्निंग अबाउट दैट पर्टिकुलर स्किल, उसका पर्पस ये होता है कि अगर आपका एम्प्लॉय जो है जिसको हम ट्रेन कर रहे हैं या वो जो स्किल जिसको हम सिखा रहे हैं
आफ्टर डूइंग दैट ट्रेनिंग अगर वो अपनी करंट जॉब पे काम करेगा इन ऑर्डर टू डू इट इन अ बेटर वे, तो दैट विल बी टेक्निकली कॉल्ड ट्रेनिंग. बट आफ्टर दैट स्किल एनहांसमेंट, अगर हम उसको किसी फर्दर एनहांस्ड पोजीशन पे अपॉइंट करेंगे, ठीक है, किसी हायर अथॉरिटी देंगे, तो दैट विल बी टेक्निकली कॉल्ड एज डेवलपमेंट. अदरवाइज दोनों चीजें ठीक हैं, सेम हैं, बट जो टेक्निकल थोड़ा सा मैंने डिफरेंस किया कि व्हाट इज द टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो सर हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेनिंग है वो जॉब ओरिएंटेड अप्रोच है और जो डेवलपमेंट है वो करियर एंड गोल ओरिएंटेड अप्रोच जी, है. वी कैन से, आपने जो बताया था वो पहले भी वो मैंने इसी वजह से कहा था दैट इज रिलेटेड. यू कैन से बिल्कुल ठीक है कि गोल करियर ओरिएंटेड है, दोनों वैसे करियर ओरिएंटेड है, लेकिन अगेन जो आपकी ट्रेनिंग है दैट इज मोर डेवलपमेंट ओरिएंटेड, सॉरी डेवलपमेंट जो है दैट इज मोर डेवलपमेंट ओरिएंटेड एंड करियर ओरिएंटेड. Is it clear? Yes, sir. Okay. So after training the employees जो हैं हम उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है इसको भी हमने डिस्कस किया था डिटेल में. परफॉर्मेंस अप्रेजल को हम उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं. देन उसमें क्या एरर्स हो सकते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल के एरर्स क्या होते हैं, बाइसेस क्या होते हैं, तो उसको हम किसी के से देखना है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दीज बाइसेस, ताकि वो जो अप्रेस कर रहे हो तो इसमें किसी किस्म के बाइसेस ना हो और वो ऑनेस्टली और जो है फेयरली सब लोगों को इवेलुएट कर रहा हो. क्योंकि आफ्टर दी परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है आप लोगों ने आपने रिवार्ड करना होता है एम्प्लॉइज को. रिवार्ड का भी हमने सेपरेटली डिस्कस किया. ये जो आज का लेक्चर है जनरल सा लेक्चर मैं दे रहा हूँ, इसमें मोस्टली चीजें हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. रिवार्ड का आपको हमने एक अलग से एक वो लिया था एम्प्लॉय कंपनसेशन का, हाउ वी कैन कंपनसेट द एम्प्लॉइज. उसमें हमने डिफरेंट किस्म की ऑप्शन डिस्कस की थी, जिसमें मेरिट ओरिएंटेड ऑप्शन वो होती है, कंपनसेशन होती है, सीनियरिटी ओरिएंटेड कंपनसेशन होती है, इंसेंटिव ओरिएंटेड कंपनसेशन, पर्सन बेस्ड कंपनसेशन, एग्जेक्टिव कंपनसेशन, किसी के हम एग्जेक्टिव्स को किसी से कंपनसेट करते हैं, डेली वेजेस को एम्प्लॉइज जो हैं उनको हम किसी से कंपनसेट करते हैं. उसमें क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं कंपनसेशन के. तो इसको हमने आई थिंक एक या दो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था, रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास होगी. तो ये पूरा जो प्रोसेस है दैट इंक्लूड्स द मेन ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोजेक्ट्स एंड द ऑर्गेनाइजेशंस. Now writing the job descriptions and recruiting the employees. Job description जो है ना that is very important part of the जो human resource management है. इसका बिल्कुल वो क्या इसमें टेक्निकलिटीज होती हैं, हाउ टू शुड बी रिटन दैट जॉब डिस्क्रिप्शन, दैट इज इम्पोर्टेंट. नाउ स्टाफिंग जो है जो हम डिस्कस करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अ फर्म्स ओपन पोजीशंस, ठीक है. आल्सो द पर्सनल प्रोसेस दैट इंक्लूड्स 6 स्टेप्स. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग? दैट इंक्लूड्स जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस जो होता है दैट इज आल्सो द इट इंक्लूड्स जॉब डिस्क्रिप्शन एज वेल एज द जॉब specification. We have already I think discussed that. Then personal planning, unki planning about human resource demand and supply and the creating a balance between the demand and supply. Then recruitment attracting the potential employees towards the organization. Then hiring and selection, and then interviewing, testing and selection, and training and development. All these are the part of the staffing. लेकिन स्टाफिंग को जो जनरली जो हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू, इसमें आपका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और आपका जो है हायरिंग वाला पार्ट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है स्टाफिंग का. लेकिन इट आल्सो इंक्लूड्स दैट हाउ टू प्लेस द डिफरेंट एम्प्लॉइज एट द डिफरेंट पोजीशंस. इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द ओवरऑल स्टाफिंग फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन. So job analysis, the procedure used to determine the duties and responsibilities of the particular jobs and the kinds of people in terms of skill and experience who should be hired for them. That includes the job analysis. And job analysis usually have two components, that is job specification and job description. Job specification includes the human resource qualification in terms of traits, skills, experience required to accomplish a job. And job description that includes the different working conditions, different duties, different responsibilities, and all that contextual details of the jobs. So job analysis includes both job specification, job description, job identification, job titles. All these are the different parts of the job analysis. So job analysis that is an umbrella under which we are doing that all contextual and the contents and details of the jobs.
Now steps in the recruitment and selection staffing process. इसमें personal planning and job analysis जो है that is the first and the foremost important step with respect to the recruitment and selection process. Planning जो है again हम 2 lecture हमने पूरे लिए इस पे we have already discussed about the planning, इसके क्या method होते हैं planning के, और job analysis के भी कुछ हम samples देखते हैं कि how we can define about the job analysis, how we can define the job description and specification. Then recruiting, building a pool of the candidates. ये मैं आपको जो in the initial part of the lecture बता रहा था कि there's a difference between recruitment and hiring and selection. Recruitment means building a pool of candidates. It means attracting the potential candidates towards your organization. That is the part of the recruitment. उसके बाद जो है आपका फिर applicants जब आपको attract कर लेते हैं तो आप उनसे application लेते हैं. Applicants complete the application, अपने application form fill करेंगे and apply in your organization. और इस स्टेप से आपका जो है हायरिंग का या हायरिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है आफ्टर रिक्रूटमेंट. देन वी यूज द डिफरेंट स्क्रीनिंग मेथड्स इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द डिफरेंट एम्प्लॉइज. फॉर दैट पर्पस वी कंडक्ट द डिफरेंट टेस्ट. इसमें आपके बहुत से टेस्ट होते हैं. आपका ट्रेड टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट हम ले सकते हैं, आपकी जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपका टेस्ट हो सकता है. So there can be different tests which can be conducted by the different projects and organizations. Then supervisors and other interviews final the candidates to make final choice. After the screening through the testing, जो है final जो important step होता है that is the interviewing.